Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Let's continue the MCQs from 76 to 80th. I'll try कि फटाफट से मैं इसको फिनिश करूं बिकॉज अब थोड़े ही बचे हैं, फटाफट से हो जाएंगे फिनिश इन 2 to 3 days मैक्सिमम. आई ट्राई कि मैं इसको फिनिश कर दूं सो दैट हम अपने चैप्टर्स पे फोकस कर पाएं. चलिए, अगर आपने साथ साथ केस सिनेरियोज भी नहीं देखे, प्लीज गो एंड वॉच द केस सिनेरियोज आल्सो बिकॉज उसमें भी बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें मिलेगी. फटाफट से 80th क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में हम स्टार्ट करते हैं. 80 समझाने से पहले मैं जनरल आपको समझाऊंगी, मैं कुछ बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझा रही, जो बहुत जनरली हमें बात समझ में हो जाएगी. एक होती है जनरल एग्जाम्शन, एक होती है स्पेशल एग्जाम्शन. आपको नाम से क्लियर हो रहा है जनरल एग्जाम्शन क्या होती है, जो सबको दी जाएगी, या तो विदाउट एनी कंडीशन दी जाएगी या फिर विद कंडीशन दी जाएगी. जो सबको दी जाएगी, किसको दी जाएगी, सबको दी जाएगी. अब सबको दी जाएगी तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा. ऑब्वियसली बात, एक नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा. लेकिन जो स्पेशल है वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए दी जा रही है, किसी स्पेशल पर्सन के लिए जा रही है तो उसको स्पेशल ऑर्डर दिया जाएगा, उसके लिए स्पेशल ऑर्डर निकाला जाएगा क्योंकि वो सिर्फ उस रिस्पेक्टिव पर्सन को ही मिलने वाली है. क्लियर होगी बात. तो अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि हमें ये बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जो एग्जाम्पशन है, जो एग्जाम्पशन गिवन है कस्टम में, वो सेक्शन 25 में गिवन है. अब मैं आपको एक एक लाइन पढ़ूंगी, आपको खुद क्लैरिटी होती चलेगी कि क्या पॉइंट ये बोल रहा है. स्पेशल एग्जाम्पशन, स्पेशल का मतलब किसी स्पेशल पर्पस को दी जा रही है, तो क्या नोटिफिकेशन इशू की जाएगी उसके लिए, ऑर्डर किया जाएगा, कुछ स्पेशल ऑर्डर बनाया जाएगा ना उसके लिए. स्पेशल एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 25 इज ग्रांटेड बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन. नहीं नहीं, उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकाला जाएगा, ये गलत बोल रहा है बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली किसी पर्सन को उसमें रेफर करना है तो स्पेशल एक ऑर्डर निकाला जाएगा. जर्नल एग्जाम्पशन वो कह रहा है ई ऑर्डर के थ्रू दी जाएगी, गलत बोल रहा है. इसने क्या कर दिया, स्विच कर दिया दोनों को. क्या होगा, जो जर्नल एग्जाम्पशन है उसके लिए हमें एक नोटिफिकेशन इशू करना है ताकि जनरली सब पे वो अप्लाई होती है, एंड स्पेशल के लिए आपको एक स्पेशल ऑर्डर निकालना पड़ेगा. उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है. नोटिफिकेशन कहां पे निकाली जाती है, ध्यान रखना, जो जनरल की नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश की जाती है. अभी क्या बोल रहा है, स्पेशल एग्जाम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट. अरे यार, नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गजट में पब्लिश करना है. नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन हम किसके रिगार्डिंग निकाल रहे हैं, जनरल एग्जाम्पशन के रिगार्डिंग निकाल रहे हैं. किसमें निकाल रहे हैं, जनरल एग्जाम्पशन में. अब वो क्या कह रहा है, जनरल एग्जाम्पशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट. फिर से गलत बात. जनरल एग्जाम्पशन को नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई किया जाएगा, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट. बार बार गलत बात कर रहा है, सब इसने उल्टा सीधा कर दिया. क्लैरिटी हो रही है ना. स्पेशल एग्जाम्पशन क्या कह रहा है, वो ऑफिशियल गजट में. नहीं नहीं, स्पेशल एग्जाम्पशन को तो स्पेशल ऑर्डर से डालना है, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन की उसकी कोई जरूरत नहीं है. तो क्या बोला इसने, सारे पॉइंट्स को मिक्स कर दिया. आई होप आपको सही पॉइंट समझ में आए हैं. इन्होंने सारे पॉइंट्स को मिक्स कर दिया और सब पॉइंट गलत बोले हैं. तो क्या होगा यहाँ पर, बी इसका आंसर. इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो 1 2 3 4 सारे इनकरेक्ट है. मैं फिर से बताती हूँ, जनरल जो एग्जाम्पशन है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई किया जाता है क्योंकि वो जनरली सबको दी जाती है. बट स्पेशल किसी स्पेशल पर्सन को दी जाती है तो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू अप्लाई की जाती है. तो सारे पॉइंट्स इन्होंने उसको मिक्सअप कर दिया, सारे पॉइंट्स को क्या बोला, गलत गलत बोला है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 79. क्या कह रहा है, 79 बात कर रहा है, Which of the following cases can importer claim the abatement? मैंने आपको एक बात क्लियर कराई थी, क्या बोला था मैंने आपको एक बात क्लियर कराई थी. एक होता है पिल्फरेज, मेरे साथ रिपीट करो. एक होता है पिल्फरेज. पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी होना. छोटी मोटी चोरी जब होती है तो यू आर नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी, यू आर नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी. उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था लॉस और डिस्ट्रॉयड. बड़ी चोरी हो जाना तो आपकी वो माफ कर देंगे. बड़ा नुकसान हो जाना, लॉस और डिस्ट्रॉयड मतलब बड़ा नुकसान हो जाना. ठीक है, लॉस और डिस्ट्रॉयड मतलब बड़ा नुकसान हो जाना. तो उसके लिए क्या था, लॉस और डिस्ट्रॉयड मतलब बड़ा नुकसान हो जाना. तो उसके लिए क्या था, उसके लिए ड्यूटी आपकी क्या की गई थी, रेमिट कर दी गई थी. उसके लिए ड्यूटी आपकी क्या कर दी गई थी, रेमिट कर दी गई थी. फिर एक तीसरा पॉइंट था डैमेज और डिटीरियोरेटेड. डैमेज और डिटीरियोरेटेड मतलब उसका कुछ हिस्सा खराब हो गया, डैमेज हो गई, डिटीरियोरेट उसकी क्वालिटी खराब होगी. डैमेज होगी मतलब उसका कुछ हिस्सा टूट गया, डिटीरियोरेटेड मतलब क्वालिटी खराब होगी. सही सलामत चीज पे आप पूरी ड्यूटी पे करते, बट थोड़ा बहुत उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया. जब आप डिफेक्टिव पीस लेने जाते हो मार्केट में, उसको कहते हो ना, मैं ले तो लूंगी बट मुझे सस्ते में चाहिए. इजंट इट द केस. तो डिफेक्टिव पीस हमें सस्ते में लेना, तो उसके लिए हमें क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है. दैट इज कॉल्ड द अबेटमेंट. मेरे साथ रिपीट करो, मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ. पिल्फरेज छोटी मोटी चोरी के केस में नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी. उसके बाद लॉस और डिस्ट्रॉयड के केस में
लॉस और डिस्ट्रॉयड के केस में बड़ा बड़ा सारा नुकसान हो गया तो आप क्या रेमिट हो जाएगी, आपकी ड्यूटी को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन डैमेज और डिटीरियोरेटेड के केस में, डैमेज और डिटीरियोरेटेड के केस में क्या होता है, डैमेज और डिटीरियोरेटेड के केस में क्या होता है, अबेटमेंट मिलती है। डैमेज कुछ आपका टूट गया, छोटा मोटा डिटीरियोरेटेड हो गया, मतलब उसकी क्वालिटी डाउन हो गई, टूट गया क्वालिटी डाउन हो गई। चोरी की बात नहीं कर रहा है, नुकसान की बात नहीं कर रहा है, क्वालिटी डाउन, छोटा मोटा टक लग गया, ठीक है, कपड़ों में डिफेक्ट होता है जैसे उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो पिल्फरेज तो क्या पूछ रहा है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अबेटमेंट में अबेटमेंट कब मिलती है, जब डैमेज होता है, डिटीरियोरेट होता है, पूरा पूरा पोर्शन था, छूट मिलेगी। छूट कब मिलेगी, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का मतलब डैमेज हो गया या फिर डिटीरियोरेटेड हो गया। तो पिल्फरेज के केस में क्या आपको मिलेगी अबेटमेंट, नो नो नो, पिल्फरेज के केस में तो नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी। डैमेज बाय एक्सीडेंट, बिल्कुल डैमेज आपको हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, मैंने आपको क्या बताया था, डैमेज कब होना चाहिए, डिटीरियोरेटेड कब होना चाहिए। डैमेज कब अलाउड है, बिफोर अनलोडिंग, ड्यूरिंग अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग एंड वेयर हाउसिंग गुड्स में भी। डैमेज कब अलाउड है, मतलब बिफोर अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग, बिफोर अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग, वेयर हाउस में भी। लेकिन जो डिटीरियोरेटेड है, जो क्वालिटी खराब है, जो क्वालिटी खराब है वो कब होनी चाहिए, क्वालिटी जो खराब है बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग होनी चाहिए। मतलब वो आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपकी गलती है, उसके बाद हमको क्यों नहीं लेके, पेरिशेबल गुड्स है अगर, तो क्वालिटी तो उसकी खराब होगी ना। तो बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग होगी तो हम जिम्मेवारी लेते हैं कि हमारी वजह से खराब हुई है, डिपार्टमेंट कह रहा है। बट आफ्टर अनलोडिंग होती है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आफ्टर अनलोडिंग होती है आपकी प्रॉब्लम है। जब आपको पता था आपकी गुड्स डिटीरियोरेटेड होने वाली है, पेरिशेबल गुड्स है, तो उसको लेके क्यों नहीं गए। तो दैट्स द केस। क्या बोला, डैमेज के केस में तीनों कवर होंगे, बिफोर ड्यूरिंग अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग, वेयर हाउस। बट डिटीरियोरेटेड के केस में ओनली बिफोर और ड्यूरिंग कवर होगा। तो लेकिन वो किसकी वजह से हो रहा है डैमेज, एक बात बताओ, डिपार्टमेंट की वजह से डैमेज होगा वो देंगे, या फिर जो इंपोर्टर है उसकी वजह से डैमेज में देंगे। तो इंपोर्टर की वजह से डैमेज हो तो दे आर नॉट लायबल। डैमेज की बात तो सही कर रहे हैं, डैमेज कब हो, आफ्टर अनलोडिंग चलेगा, बट बिफोर एग्जामिनेशन सही बात करा, आफ्टर अनलोडिंग भी डैमेज चलेगा। बट क्या बोल दिया, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ तो डिपार्टमेंट क्यों आपको क्या करेगा, तो अबेटमेंट क्यों देगा, डिपार्टमेंट तभी देगा जब डिपार्टमेंट की गलती होगी। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का तो केस यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं, बिकॉज डिस्ट्रॉय के केस में क्या हो जाती है, रेमिट हो जाती है, रेमिट हो जाती है। डैमेज तो हो रहा है बाय एक्सीडेंट आफ्टर अनलोडिंग, कोई बात नहीं, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर, बिल्कुल इंपोर्टर की गलती की वजह से अगर हुआ है तो अबेटमेंट मिलेगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। अबेटमेंट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट कब मिलता है, जब डिफेक्टिव पीस होता है, डिफेक्टिव मतलब डैमेज हो गया या डिटीरियोरेटेड हो गया। पिल्फरेज के केस में भी नहीं मिलेगा एंड और लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड के केस में भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला केस वुड बी द आंसर, ए वुड बी द आंसर फॉर द सेम। चलिए अभी मैच कर लेंगे, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंपोर्टर कैन पिल्फरेज एंड चूज टू पे नॉट टू पे ड्यूटी। पिल्फरेज के केस में हमने क्या कहा था, नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी। कब ऐसा, कब ऐसी छोटी मोटी चोरी हो कि आपको ड्यूटी नहीं देनी है। तो एक बात बताओ, छोटी मोटी चोरी कब होगी, डिपार्टमेंट के पास आया है माल तो डिपार्टमेंट के जब हाथ में होगी, बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन, बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन जब ऐसा होगा, ठीक है, तभी तो आपको ड्यूटी नहीं पे करनी है ना। एक बात बताओ, आपने होम कंजम्पशन से पहले किसकी लाइबिलिटी है, होम कंजम्पशन पहले सामान को किसने संभालना है, डिपार्टमेंट ने संभालना है। तो पिल्फरेज चोरी हो गई, चोरी कब हो गई, बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन से पहले चोरी होगी, होम कंजम्पशन से पहले चोरी होगी तो क्या हो जाएगा, बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन, मतलब चाहे वो वेयर हाउसिंग से आपने लेना हो चाहे आपने वैसे लेना हो, अल्टीमेटली बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन, बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन आपकी पिल्फरेज हुई है तो आपको ड्यूटी पे नहीं करनी है। तो ऑन हाई सीज आप बिफोर अनलोडिंग की तो कोई बात ही नहीं है, चोरी डिपार्टमेंट के पास हुई है तब हम उनको लायबल ठहरा सकते हैं, मतलब बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन। गुड्स आर पिल्फरेड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन, आफ्टर अनलोडिंग बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन, ठीक है ना। अनलोड, एक बात बताओ, अनलोड होने के बाद डिपार्टमेंट की उसकी लायबिलिटी है कि वो देख रेख करेगा। अनलोड हो गई, आपके पास लायबिलिटी थी कि आप उसकी देख रेख करो जब तक कि वो होम कंजम्पशन के लिए नहीं चली जाती, आपने नहीं की, चोरी हो गई छोटी मोटी, मतलब कोई अंदर का ही पर्सन है जो चोरी करे तो आप ही लायबल होगे। तो पिल्फरेज के केस में क्या होगा, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन, आफ्टर अनलोडिंग बिफोर क्लियरिंग गो होम कंजम्पशन। तो डी मस्ट बी द आंसर। मेरे से रिपीट करो क्या बोला हमने, पिल्फरेज, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड,
और डैमेज और डिटीरियोरेशन। पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी हुई तो नो ड्यूटी टू पे। उसके बाद लॉस और डिस्ट्रॉय, बड़ा कुछ नुकसान हो गया तो रेमिशन हो जाएगी, माफ हो जाएगी। डैमेज हो गई या डिटीरियोरेटेड हो गई तो आपका कुछ अबेटमेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको। यहाँ पिल्फरेज का केस था, चोरी कब हुई, डिपार्टमेंट वालों के पास चोरी हुई तभी तो हम उनको लायबल ठहराएंगे ना। डिपार्टमेंट वालों के पास का मतलब क्या हुआ, अनलोडिंग तो हो गई थी, अब डिपार्टमेंट की निगरानी में थी, डिपार्टमेंट के हाथ में थी कस्टडी, अब उसके बाद भी चोरी हो गई बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन तो कोई भी लायबिलिटी नहीं है ड्यूटी पे करने की। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर क्या है 77। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डिस्ट्रॉयड ऑफ द गुड। डिस्ट्रॉयड के गुड्स में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रॉयड के केस की क्या बात करें, डिस्ट्रॉयड हमने क्या पढ़ा, पिल्फरेज कब अप्लाई होगा, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन। मतलब अनलोडिंग में आ गई, अब आपकी कस्टडी में आ गई है वो गुड्स, तो आपको देख रेख करनी, आपने नहीं करी, फिर भी छोटी मोटी चोरी जो कि लॉस कब होगा, बड़ा नुकसान कब वो सहन करेंगे, बड़ा नुकसान कभी भी होगा बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन। देखते हैं क्या कह रहा है, बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन से क्लियर से पहले अगर हुआ है लॉस और डिस्ट्रॉयड तब आप लायबल हो किस चीज के, रेमिट करवाने के, ड्यूटी रेमिट करवाने के। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर डिस्ट्रॉयड के बारे में क्या बोल रहा है, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ टोटल लॉस इफ सेम कैन बी रिकवर्ड। नो 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 नो, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर एप्लीकेबल इफ द गुड्स आर लॉस्ट ड्यू टू पिल्फरेज एट एनी टाइम। नहीं 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 नहीं, पिल्फरेज के केस में यहाँ नहीं है, लॉस और डिस्ट्रॉय तो बड़ा नुकसान है, पिल्फरेज तो छोटा नुकसान था। The provision of this section are applicable even if the goods are destroyed at warehouse। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोला गया है, बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन में हो सकता है आप वेयर हाउस में रखी हैं, आपने अभी तक होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाई है, तो बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन मतलब वेयर हाउस वाली गुड्स भी यहाँ पे कवर होती हैं बिफोर क्लियरिंग ऑफ होम कंजम्पशन। एंड एक बात बताओ, तो किसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा नुकसान हुआ, इंपोर्टर को प्रूव करना पड़ेगा ना। तो दे आर सेइंग दैट इंपोर्टर नीड नॉट टू प्रूव। गलत बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है। मेरे साथ आप फटाफट से रिपीट करो क्या क्या है पॉइंट, मेरे साथ फटाफट से रिपीट करो। एक पढ़ा हमने पिल्फरेज, एक पढ़ा हमने पिल्फरेज, फिर पढ़ा हमने लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, फिर पढ़ा हमने डैमेज एंड डिटीरियोरेशन। ठीक है, पिल्फरेज का मतलब छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी चोरी डिपार्टमेंट के हाथ में होगी तब हमें माफी मिलेगी, तो मतलब आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर होम कंजम्पशन। उसके बाद लॉस्ट हो रही है बिफोर होम कंजम्पशन, लॉस्ट कब होगी, बिफोर होम कंजम्पशन, तो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, रेमिट हो जाएगी। यहाँ क्या है, अबेटमेंट मिलेगी, बिकॉज आपको डिस्काउंट चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि क्वालिटी डाउन होगी या छोटी मोटी डैमेज होगी। यहाँ क्या होगा, नो लाइबिलिटी टू पे द ड्यूटी, यहाँ हो जाएगा ड्यूटी रेमेज, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अबेटमेंट मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, What is the relevant date of determining of the rate of duty। किसकी बात कर रहा है ये, वन सेकेंड प्लीज, ये बात कर रहा है रेट ऑफ द ड्यूटी की। किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ द ड्यूटी की बात कर रहा है। रेट ऑफ द ड्यूटी कब होती है, रेट ऑफ द ड्यूटी ध्यान रखना, अगर आपने क्या करा, गुड्स को वेयर हाउस नहीं करवाया तो बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। क्या बोला, बिल ऑफ एंट्री मतलब जब आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी, या फिर जब एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, उस दिन की क्या लेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे। किस दिन की ड्यूटी मानी जाएगी, बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, लर्न करना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। लेकिन वेयर हाउस में अगर गुड्स हैं तो किस दिन की मानी जाएगी, जिस दिन आप क्या कराते हो, एक्स बोर्ड बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आप होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, जिस दिन आप होम कंजम्पशन के लिए फाइल करते हो। मान लो आपने वेयर हाउस में गुड्स नहीं रखनी, डायरेक्ट आप होम कंजम्पशन करा रहे हो, तो बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। बिल ऑफ एंट्री मतलब जितना आप फाइल करोगे, या फिर जब उसको एंट्री इनवर्ड मिल चुका है, जो आ रहा है, जो वेसल को लेके आ रहा है उसको एंट्री इनवर्ड का टैग मिल चुका है, और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर। लेकिन इन द केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स, जब भी आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर रहे हो तभी उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगी। क्यों हम सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू होगी, उस पर रेट लगाओगे तभी तो वो ड्यूटी बनाएगा ना आपकी। तो क्या रेट लें, ड्यूटी का क्या रेट लें, ध्यान रखना ड्यूटी के रेट की बात हो रही है। एक्सचेंज रेट हमेशा बिल ऑफ एंट्री का आता है, एक्सचेंज रेट हमेशा कहाँ का आता है, बिल ऑफ एंट्री का आता है। लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी
कब दो केसेस हैं, हो अगर वेयर हाउस में गुड्स हैं या वेयर हाउस में आपने नहीं डलवानी। वेयर हाउस में आपने नहीं डलवानी तो बिल ऑफ एंट्री एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर। वन सेकंड प्लीज, बिल ऑफ एंट्री एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर। तो क्या था, बिल ऑफ एंट्री एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर। लेकिन जब आप आपके पास वेयर हाउस में गुड्स हैं तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा रहे हो, तो क्या होगा, जिस दिन आप क्या करो, बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन की फाइल करो, मतलब एक्स बोन्ड बिल ऑफ एंट्री। इनटू बोन्ड का मतलब होता है जिस दिन आप अंदर करवा रहे हो, एक्स बोन्ड का मतलब जिस दिन आप उसको आउटर पे ले जा रहे हो। आई होप आपको समझ में आए। एक बार फटाफट से आंसर्स मैच कर लेते हैं सो दैट वी कैन बी श्योर अबाउट आवर आंसर्स। चलो देखते हैं फटाफट से क्या कह रहा है 76 to 80। बी सी डी ए, बी सी डी ए बी, चेक करते हैं बी सी डी ए बी। बी सी बी सी then D then A then B। यस करेक्ट है हमारे आंसर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग, एग्जामिशन लेकर आनी है। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है। इफ मिल रही है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज एक महीना रह गया है। एवरीवन नीड्स टू फास्ट अप द स्पीड्स, है ना। चलो स्पीड फास्ट करनी है सबको। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।